2020 में मैं पहली बार अफगानिस्तान गया था, जब उस समय यूएस और जो तालिबान आपस में झगड़ा कर रहे थे। और जाने के बाद मुझे जो लोकल मिलिट्री उन्होंने पकड़ लिया था, मुझे और मेरा एक फ्रेंड था ब्रिटेन, और फिर उन्होंने कॉल कर दिया हमारे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी को और यूएस एम्बेसी को। कॉल करते ही सबसे पहले बोलते हैं तो क्यों आया यहाँ पर, पापा को पता है? मैं लाइबेरिया का एग्जाम्पल देता हूँ। लाइबेरिया कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन कंट्री इन द वर्ल्ड है, और एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जनरल बट नेकेड। तो वो लड़ाई के लिए यूज़ करता था चाइल्ड सोल्जर को। वो बेट लगाता था कि अपने दोस्तों के साथ कि देखो ये एक महिला जा रही है और इसके पेट में बच्चा है, ये प्रेग्नेंट है, तो बच्चे लोग जो पता करते हैं कि इसके अंदर मेल है या फीमेल है, और वो उसको काट देता था। तो एक लड़का था, प्रोबेबली 22-23 साल का होगा, तो मेरी फ्रेंड जो थी सेल्वी, उससे बात कर रहा था। तालिबान आया, बंदे को बंदूक पीछे पूरा मारा। तो कैसे बात करे लड़के से? ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। जैसा कि आपने थंबनेल देख के पहचान ही लिया, आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं। जब से हमने पॉडकास्टिंग शुरू करी है तब से हम इनसे टच में थे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि भाई इन गेस्ट को ज़रूर बुलाओ पॉडकास्ट में। हम भी पर्सनली चाहते थे कि हम इनके साथ बैठे और इनके एक्सपीरियंसेस जानें, और आज फाइनली वो दिन आ ही गया है। 3 साल पॉडकास्टिंग करने के बाद हमारे साथ फाइनली मौजूद हैं नोमैड शुभम भाई, जो कि मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के नंबर 1 ट्रैवल व्लॉगर हैं। इनको हमारी कंट्री के एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी भी फॉलो करते हैं, और इतने एक्सपीरियंसेस इनके साथ हैं। इन्होंने 167 कंट्रीज़ ट्रैवल कर ली हैं। हर एक इंसान जो ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट देखता है या इंडियन यूट्यूबर्स को फॉलो करता है, सब इनको जानते ही हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं नोमैड शुभम का। थैंक यू। स्वागत है भाई आपका, और बहुत खुशी हो रही है हमें आपसे मिलके। बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आपकी। कभी भी किसी कंट्री में ट्रैवल करना होता है तो सब लोग आपकी ही पहले वीडियो देखते हैं कि भाई वो कंट्री कैसी है, आपका अप्रूवल आता है, तब वो लोग ट्रैवल करते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि भाई जो हैं वो यंगेस्ट एशियन होने वाले हैं, जो सिर्फ 24 साल की उम्र में सारी कंट्रीज़ घूम लेंगे इस आने वाले फरवरी तक। तो ये भी हम इंडियंस के लिए बहुत प्राउड की बात है। सबसे पहले फिर से स्वागत करेंगे शुभम भाई का। कैसे हो आप, ये बताओ? बढ़िया हूँ मैं, एकदम प्रॉपर बढ़िया हूँ मैं। और कितने टाइम बाद आप इंडिया आए हो भाई? इंडिया मोरलेस मैं कभी आते रहता हूँ 1-2 दिनों के लिए, फिर चले जाता हूँ वीज़ाज़ के वर्क के लिए। तो फिलहाल अभी तो 1 हफ्ते के बाद आया हूँ मैं। 1 हफ्ते पहले मैं इंडिया में था, फिर यहाँ पे आया हूँ। अभी आप कौन सी कंट्री में थे रिसेंटली? अभी मैं मेडागास्कर में था। अच्छा, मेडागास्कर वगैरह से अफ्रीका में घूम के आया हूँ। कैसी लग रही है हवा आपको दिल्ली की? अच्छी लग रही है। लैंड करते ही फील हुआ, अच्छा दिल्ली में तो कुछ है। हवा में ही नशा हो रहा है। हवा में नशा हो रहा है। अच्छा भाई, इतनी लंबी आपकी जर्नी रही है, लेकिन कभी आप, ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू टाइप भी, आज पहली बार आपकी जर्नी भी सामने आएगी। तो पहले तो हमें ये बताओ, ये घूमने का शौक कैसे आया, और अपनी थोड़ी फैमिली के बारे में बताओ। क्या पहले कोई घूमता था जिनको देखकर आपने घूमना शुरू करा, या आपकी क्या इंस्पिरेशन थी कि भाई मैं पूरी दुनिया घूमूंगा? मेरा शौक एक्चुअली जब मैं बचपन में था तो वो ट्रेन वाला शौक था कि ट्रेन पे चढ़ना है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, बिहार के एक छोटे से गांव से, और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो गांव। कट्टा के लिए बहुत फेमस थे हम पहले। अच्छा। अब तो नहीं सब बनता है, पहले बट बहुत पहले कट्टा बनता था। लेकिन बचपन में वो ट्रेन पे जाते थे, ट्रैवल करते थे थोड़ा मोड़ा आसपास, नानीगढ़ दादीगढ़। ट्रैवल बचपन मतलब नानीगढ़ दादीगढ़ ही था। कभी हम ऐसा नहीं कि ताजमहल जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि लेह लद्दाख जा रहे हैं। ट्रैवल मतलब नानीगढ़ दादीगढ़। तो वो ट्रैवल करने के बाद जब मैं क्लास 11 में था तो वहाँ से जागी क्यूरियोसिटी की चलो थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल करते। मेरे एक ही मेरा ड्रीम था कि एक बार इंडिया से बाहर जाना है, बस एक बार एक कंट्री देखनी है। लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि अब ऑलमोस्ट सारे कंट्री के मैं एकदम ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पर हूँ मैं। करेक्ट। तो फिर भाई आप दिल्ली आए, तब फिर आप ट्रैवल करा, या कैसे ट्रैवलिंग कैसे शुरू हुई? ट्रैवलिंग की शुरुआत एक्चुअली मैं कोटा में था, और इंजीनियरिंग के लिए आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था मैं। IIT की तैयारी कर रहा था। तो ट्रैवलिंग का शौक तो आई थिंक सबको रहता है कि यार ट्रैवल करना है, बट आई थिंक पता नहीं था कि कैसे करना है। सही बात। तो जब कोटा में जब मैं गया तो एक टेड टॉक आया था, एक वीडियो थी यूट्यूब पे देखा था। हालांकि उस समय ना पढ़ाई से मुझे पढ़ाई करना था, तो मैंने जियो का फ़ोन रखा था। जियो का फ़ोन आया हुआ था, तो जियो का जो छोटा सा कीपैड फ़ोन था उसमें यूट्यूब भी चलता था। तो उसमें एक वीडियो आई थी मेरे सामने, वो था हाउ टू ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट मनी। अच्छा। तो उस वीडियो को मैंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, फिर मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी निकलता हूँ।
बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था उस समय कि कैसे करना है नहीं करना है। मैं तो कंफ्यूज था कि क्या करूँ नहीं करूँ, क्योंकि पढ़ाई कर रहा था मैं उस समय। कोटा में 3 महीने हो गए थे। उस टाइम क्या एज थी आपकी? 16 ईयर का था मैं। अच्छा। और पढ़ाई कर रहा था कोटा में, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। हाँ। तो वो सारे सवाल थे कि कैसे ट्रैवल करूँ। तो फिर मैंने बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लिया लाइफ का। आई थिंक उस समय बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था कि मैं गया इंस्टीट्यूट, मैंने कहा कि 3 महीने पढ़ाऊँ मैं, बाकी सारे मेरे पैसे वापस करो। अच्छा। अरे पहले घर पे सलाह मशवरा करा या नहीं? घर पे क्या बोलते वो, घर पे बोलते पागल है क्या। हाँ। 4 चप्पल लगते मुझे, हाँ। झाड़ू पोछा सब लग जाता है। सही बात है। तो क्या बोला आपने? कुछ नहीं घर बोला? पे कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था आंसर इज नो। ठीक है। 100% आंसर नो। किसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? आप 12th में पढ़ रहे हो, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो कि चलो घूमने चले जाओ। तो आपने प्लान कैसे करा वो पहला देश कि भाई मैं इस देश जाऊंगा और पहले कैसे तो मैंने, जाऊंगा? देश से प्लान किया ही नहीं, मैंने तो स्टार्ट ही किया इंडिया से। मैं अच्छा। था कोटा में, तो वो जो पैसे आए मुझे, जो इंजीनियरिंग वाले जो पैसे मैंने इंस्टीट्यूट से वापस ले लिए, प्लस जो घर से कुछ पैसे मिलते थे, मैंने कहा चलो इसी से घूमता हूँ। तो उस वीडियो में एक्चुअली कुछ बताया गया था। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि हिच हाइकिंग, वो कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं था क्या होता है हिच हाइकिंग का। हिच हाइकिंग मीन्स मतलब लिफ्ट लेके ट्रैवल करना। तो हमें कभी लगा नहीं था कि हम लंबा डिस्टेंस लिफ्ट लेके ट्रैवल कर सकते हैं। अभी तक मैं पर्सनली 60,000 किलोमीटर तय कर चुका हूँ, जो कि अगर आप इंडिया में कंपेयर करो तो मैं कम से कम 20 बार कश्मीर कन्याकुमारी गया हूँ मैंने। हिच हाइक करते हुए, लिफ्ट मांगते हुए 20 बार कश्मीर से कन्याकुमारी। अरे वाह। तो वो फिर अब तो लंबा एक्सपीरियंस हो गया, बट शुरू में फिर मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं फिर निकल गया कोटा से जयपुर, कोटा से जैसलमेर, कोटा से मैं गया था उदयपुर। तो ये सारी जो तो राजस्थान आप में ये लिफ्ट मांगते कैसे थे कि मैं मतलब? रोड पे गया हाँ। और जाके हाथ दे दिया, ऐसे रोको रोको रोको। ट्रक वाले भाई साहब देते थे मोस्टली। ट्रक में जाके ट्रैवल करता था, वो पैसे नहीं लेते थे, उनकी कहानियां भी अच्छी लगती थी कि ये कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो सब कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। तो अनसेफ नहीं लगता था कोई यार लूटपाट हो जाए कोई पैसे? मुझे कभी पता लगा ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं ब्रेव तो नहीं था, बट मेरे पास गट्स फीलिंग थी शुरू से ही कि नहीं मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता नहीं कि मैं ब्रेव था कि ये करने निकल गया, बट मेरे पास ये गट्स फीलिंग तो थी कि मैं कर सकता हूँ ये। दोस्तों इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दिए हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो कभी आपके साथ हुआ नहीं कि जैसे हिच हाइकिंग आप कर रहे हो और कभी कुछ आपके साथ हुआ हो, कुछ ऐसा यादगार पल उस टाइम का? मतलब इतने हिचहाइकिंग करने के बाद 1-2 बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो सेक्सुअली मोस्टली था कि अच्छा। यहाँ पे इस कंट्री में ये हो गया कि टच करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे वगैरह को। तो एक या 2 बार हुआ, कम से कम पता नहीं, मुझे याद भी नहीं, कम से कम 1000 ट्रक्स में तो मैं ट्रैवल किया ही होऊंगा। 1000 में 1-2 एक्सपीरियंस होता ही क्या है, तो उसको मैं भूल गया हूँ। तो इंडिया में ही था या इंडिया के बाहर था? अच्छा। इंडिया में ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा मैंने। इंडिया में इनफैक्ट मैं जब हॉस्टल में था, मेरे साथ 3 लड़कियां थी, वन फ्रॉम UK एंड 2 फ्रॉम न्यूजीलैंड। उनके साथ मैंने हिचहाइकिंग की पूरी इंडिया। अच्छा। राजस्थान में जैसलमेर वगैरह गया, उनके साथ हिचहाइक करके ट्रक्स पे बैठ के गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। वो भी ट्रक्स में थी, वो भी ट्रैवलर्स थी। जब मैं जयपुर वगैरह गया तो वहाँ पे हॉस्टल में रहा, देन मैंने इंटरेक्ट किया वहाँ के जो फॉरेनर थे कि कैसे ये भी 18-19 साल के बंदे हैं, बच्चे हैं और वर्ल्ड घूम रहे हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है फॉरेन के अंदर, इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। करेक्ट। तो फिर उनसे भी इंस्पिरेशन मिली कि अच्छा ये भी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं। भाई तुमने कितने एरियाज है, कितनी जगहें घूम ली थी, फिर जाकर तुमने अपने घर में बताया कि अब मैं एज अ ट्रैवलर घूम रहा हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है? 2017 में मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी। 2020 में
मैंने कभी बताया नहीं घर पे, बट यूट्यूब मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड देन उन्हें यूट्यूब के बाद देख लिया कि यूट्यूब पे एक वीडियोस वायरल हो गई थी। तो घर वालों ने तुम्हें यूट्यूब पे डिस्कवर किया, यार ये तो हमारा लड़का कहाँ घूम रहा है ये यूट्यूब पे डिस्कवर किया है। ये कोटा तो नहीं लग रहा ये जहाँ पहुंचा हुआ है गोरों के साथ। ये कोटा नहीं था। हाँ। तो उन्होंने यूट्यूब पे ही डिस्कवर किया था। अच्छा, पहली बार उन्होंने कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पर भाई जैसे आपने इंस्टीट्यूट से पैसे वापस ले लिए, घूमना शुरू कर दिया, तो आप रहे कोटा में ही रहते? कोटा में मेरा भाई था, तो मैं उसी के साथ रह जा रहा था। अच्छा, और कितने साल आप ऐसे घूमे इंडिया में? इंडिया में मैं मान के चलो 6-7-8 महीने घुमाऊंगा मैं। पूरा इंडिया नाप क्योंकि दिया? मैं 3 महीने हुए थे मुझे 12th के, तो कम से कम मुझे 12th का एग्जाम तो देना था। तो 9 महीने 10 महीने उसी समय घूमता भी था इंडिया में। कभी लद्दाख चला गया, कभी मनाली चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया। उसके बाद फिर मैंने एग्जाम्स दिए। सारा हिचहाइकी करा आप? हिचहाइकी किया, काउच सर्फ करा। एक और कॉन्सेप्ट था काउच सर्फिंग, इंडिया में भी है? इंडिया वो में भी है वो। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है कि आप किसी लोकल के घर जाते हो और उसके घर पे रह सकते हो आप, बिना किसी पैसे के एक्सचेंज में। आपको पैसे नहीं देने होते। तो ये आपने 2016-17 में करा हुआ है काउच? हाँ भाई ये तो हमको पता ही नहीं था, ये तो टर्म ही अभी हमें पता लगा 2-3 साल से कि ये एग्जिस्ट भी करता है और ये इंडिया में उस टाइम पे एग्जिस्ट करता है। तो भाई आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी थी और वो कैसे एग्जीक्यूट करी आपने? पहले इंटरनेशनल ट्रिप एक्चुअली घर वालों को पता था। सो बेसिकली बात क्या हुई थी कि ये मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और फिर IIT का एग्ज़ाम वगैरह दिया, उस सब में हो गया था। मुझे एक NIT कॉलेज ठीक ठाक मिल गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत पढ़ाई की थी। शुरू के 11th में मैंने बहुत पढ़ाई की है। 12th के 3-4 महीने मैंने कम से कम 16-16 घंटे मैंने पढ़ाई की है। जब से मुझे यूट्यूब ये वीडियो मिला उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बट उससे पहले मैंने बहुत पढ़ाई की थी। तो वो सब कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर था एग्जाम्स वगैरह का। तो मैंने IIT में हो गया था मेरा सिलेक्शन। अच्छा। हाँ, NIT में एक्चुअली NIT में सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो लेकिन फिर मैं घर पे बोला, मैंने कहा नहीं मुझे बाहर पढ़ाई करनी है। मैं तो घर पे जाकर जिद पे अड़ गया कि नहीं मुझे बाहर में पढ़ाई करनी है, मुझे इंडिया में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। हाँ। तो अप्रैल में मैं एग्ज़ाम देके घर गया और मैंने कहा बाहर ही पढ़ाई करूँगा। 3 महीने दंगल चला घर पे कि नहीं नहीं यहीं पढ़ो, मैं घर बाहर पढ़ूंगा। फिर वो नाटक करते हैं ना बचपन में लोग कि नहीं खाना नहीं खाऊंगा मैं, 3 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, अपने आप को लॉक कर लूँगा, वो सब चला। लेकिन फिर उन्होंने फिर कहा एक काम करो, जाके जब पता लगा के आओ कि क्या, क्योंकि पापा को लगता था कि ढूंढ के जो दूर के जो ढोल होते हैं काफ़ी सुहाने लगते हैं। एक बार जाके देख क्या कि क्या है वहाँ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे कुछ पैसे दो फिर। तो फिर मैंने घर से 30,000 रुपये लिए थे। सिर्फ 30,000 रुपये लिए थे मैंने। और 30,000 रुपये में मैं 1 महीने रशिया घूम के आया था। मैंने पापा घर वालों ने भेजा था कि जाओ पता लगा के आओ कि क्या है नहीं है वहाँ पे। मैं गया, किसी कॉलेज में गया ही नहीं। मैं गया अपना हिचाई करके पूरा रास्ता घूम के आ गया। पर भाई 30,000 तो फ्लाइट का ही नहीं लग गया होगा? फ्लाइट का उस समय एयर अस्ताना की फ़्लाइट चलती थी इंडिया से दिल्ली से आना जाना, मेरा 18,000 रुपये का हुआ था। और मान के चलो आप 4,000 का मेरा वीज़ा हुआ होगा, 22,000 रुपये, मेरे 8,000 रुपये मैं पूरा ट्रैवल कर लिया था। पूरा रशिया घूम लिया? रशिया घूम लिया था। कितने टाइम में? 1 महीने। अरे भाई ये क्या है कि यार तगड़ी वीडियो देख लिया आपने तो कोई भाई। क्योंकि मैंने देखिए ट्रैवलिंग में 3 खर्चा होता है। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एक होता है अकोमोडेशन का, एक होता है आपके खाने का। मेजॉरिटी आपका 3 ही खर्चा होता है। लेकिन मैं क्या करता, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिचाई कर लिया, लिफ्ट मांग के ट्रैवल कर लिया, उसमें 1 रुपये नहीं देने पड़े मुझे। एकोमोडेशन के लिए मैंने काउच सर्फिंग कर ली, लोकल लोगों के घर पे रह गया, उसमें आपके पैसे नहीं देने पड़े। फिर बचता है पैसा सिर्फ आपका खाना का। आप खाने तो आप किसी के घर पे रहोगे तो आपको वो खाना देंगे ही कहीं मोर और लेस, तो वो भी बच जाता था। तो सस्ते में मैंने ट्रैवल किया था ऐसे ही। तो जब आप किसी के घर पे रुक रहे हो तो वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न कि भाई हम आपको घर में रुकवा रहे हैं? ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। बेसिकली होता है क्या है कि वो दूसरे कल्चर के लोग होते हैं। जैसे कि इंडिया में मैं इंडियन हूँ, तो उनको इंटरेस्ट है कि इंडिया के बारे में जानना, तो मैं उनसे कन्वर्सेशन करूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा। तो वो एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए उन्होंने बुलाया था। बट भाई कभी आपको लैंग्वेज बैरियर फील नहीं हुआ किसी और? लैंग्वेज बैरियर तो मैं पहली कंट्री रशिया थी, मुझे रशियन का एक वर्ड नहीं आता था। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं पहली बार रशिया में लैंड किया था मैं, और एक बंदे से मैंने पूछा कि कैसे कहते हो थैंक यू, उन्होंने मुझे गाली सिखा दी। और आप पूरा मान के बैठे हुए थैंक यू। तो फिर एक लड़की से मैंने पूछा कि तुमको पता है ATM कहाँ पर होगा? उसने कहा हाँ राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ। फिर मैं बोलता हूँ थैंक यू। फिर मैंने उसकी लोकल लैंग्वेज यूज़ की कि उसकी लोकल लैंग्वेज बोलूँगा। मैंने उसको बोला था सुका, उसका मतलब कुछ गाली होता है। तो वो दोनों हो गया कि लाइक उसने मुझे देखा ऐसे कि मुझे गाली क्यों दे रहा है ये, ऐसे मुझे घूर के देखा, कुछ थप्पड़ वगैरह नहीं मारा। 2-3 के बाद समझ आया कि इसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि मुझे लोग घूर रहे थे, किसी ने मारा नहीं। लेकिन फिर आपने कंफर्म किससे करा? फिर दूसरे बंदे से कि इसका मतलब क्या होता है? बोलते इसका मतलब गाली होता है, क्यों तो सबको दे रहा है। ये कहा माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। तो ये था मेरा पहला लैंग्वेज बैरियर रशिया के अंदर। अच्छा भाई काउच सर्फिंग करते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा आपका कभी? मोर और लेस मेरा कभी काउच सर्फिंग बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा काउच सर्फिंग करते करते। पर भाई आप जैसे 1 महीना आप ट्रैवल किया, आपने पूरा कवर कर लिया रशिया, तो बीच में से हम लोग ट्रैवल करते हैं कभी 20 दिन या
10 दिन, तो हमें तो ये हो जाता है भाई घर की याद आती है, इंडिया जाना है वापस। नहीं, वो तो मेरा ड्रीम था ना कि मुझे एक बार बाहर कभी निकलना है। माइंड में नहीं आया एक कभी महीने माइंड में? मुझे बोला यहीं रह जाऊं मैं अब तो। बिल्लो जेल से फरार। भाई बिहार का लड़का रशिया पहुंच गया यार। और वही बड़ी बात है, पापा ने बोला जा पढ़ाई का पता कर गया। हाँ। 30,000 रुपए में भाई, भाई सही में 30,000 यार। रुपए में यार, क्रेजी। पहले घर वालों को लगा कि बहुत खर्चे हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं मुझे उतना नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 20,000 रुपये दो, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपये बचा हुआ था कोटा से। मैंने कहा 20,000 रुपये दो मुझे, अब बस मैं पता करके आता हूँ। उनको बिलीव नहीं हो कि चले जाएगा 20,000 रुपये में। बट भाई जैसे आप रशिया गए तो इंडियंस तो चलो आप इंडियन से कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ तक छोड़ दो, वो ट्रस्ट भी कर लेगा मैं यहाँ से हूँ या जो भी है। पर रशियंस ट्रस्ट कर लेते थे इजीली कि भाई हाँ चलो इसको लिफ्ट दे देते हैं, या वहाँ पे ये कल्चर था ही? वो कल्चर एक्चुअली है, इंडिया में ये कल्चर नहीं है, क्योंकि इंडिया में लिफ्ट मांग के कोई ट्रैवल नहीं करता। बट रशिया वगैरह बहुत बड़ी कंट्री है, तो उनके एक्चुअली एक वर्ड है, प्रॉपर वर्ड है कि हिच हाइकिंग मतलब उनके वर्ड में होता है अप तो स्टॉप। अगर आपने किसी को अप तो स्टॉप बोल दिया, इसका मतलब वो क्लियर है कि आप ट्रैवल करोगे, आप पैसे नहीं दोगे। अच्छा, क्लियर है वो उनके लिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपसे पैसे मांग लिए हो? रशिया में तो नहीं मांगा, अलग अलग कंट्रीज में तो मांगा है कि हाँ बताओ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। अच्छा। लेकिन रशिया में कभी नहीं मांगा। जब पहली बार ट्रिप था किसी ने कभी नहीं मांगा। रशिया आपको लगा कैसा भाई एज अ कंट्री? बहुत ही बढ़िया कंट्री लगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। एक्चुअली मैं रशिया से पहले मैं कजाकिस्तान में था, क्योंकि कजाकिस्तान में मेरी स्टॉप था 2 दिनों का। एयर अस्ताना से मैं फ्लाई कर रहा था। अच्छा, फ्लाइट आपने वैसी वाली ली थी। तो मैं हिचहाइक कर रहा था कजाकिस्तान के अंदर, और एक बंदा मिला मुझे, ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती, हम दोनों को बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो मुझे सीधा लेके गया पार्लियामेंट। मतलब कौन बंदा है ये, पता चला था ये तो मेयर है सिटी का। और मुझे सीधा पार्लियामेंट लग गया, वो लोग अपना बातचीत कर रहे हैं, एकदम मीटिंग कर रहे हैं, मैं एकदम बैठा हुआ हूँ। फिर मुझे यहाँ पे छोड़ा, घर पे छोड़ा कि चलो आ जाओ मेरे घर पे आओ, कुछ खाना पीना खाते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। तो कभी वो बैड एक्सपीरियंस हुए ही नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले। हाँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मलेशिया में था, मैं एक मल्टी मिलियनर के साथ रुका था। एकदम इतने बड़े अपार्टमेंट, इतना बड़ा घर देखा, एकदम इतनी सिक्योरिटी के साथ उनके घर पे रुका था मैं। लगा ये काउच सर्फिंग। डिस्क्राइब करो कैसा था लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल उसकी तो कुछ ज़्यादा ही अजब थी। लाइक थोड़ा वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन था। बहुत पैसे थे उसके पास। एक किसी कंपनी का सीईओ था, भूल भी गया नाम, 8 साल पहले की बात है। और वो सिंगापुर से था। हाँ। मैंने काउच सर्फिंग की रिक्वेस्ट भेजी थी उसको, और वो मुझे पिक करने के लिए आया। अरे बाप रे। मैं हिचाई करके पहुंचा था उसके वहाँ तक, वो पिक करने आया और मुझे गा के खिला रहा है, ये सब कुछ दिखा रहा है मुझे वो मलेशिया के अंदर। ये था मेरा एक्सपीरियंस लाइक लोकल लोगों के साथ वहाँ पे। आप मेजरली जिस भी कंट्री जाते हो हिचहाइक प्रेफर करते हो? हिचहाइकिंग मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें आप लोकल लोगों से मिलते हो। आप बेसिकली क्या है कि अगर आप ए से बी जा रहे हो, आप यहाँ से जा रहे हो जयपुर, आप अगर ट्रेन लेके जाओगे तो पता है कि यहाँ निकलोगे, ट्रेन में बैठोगे, जयपुर पहुँच जाओगे। अगर आप हिचाई करके जाओगे, हो सकता है कि आप कहीं ऐसे भी जगह गाँव में रुक जाओ, उस गाँव में रुकना पड़ जाए और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। क्या पता कुछ नई स्टोरी बन जाए, कुछ नई स्टोरी मिल जाए। ऐसी कोई स्टोरी बताओ, कोई अनप्लान्ड कोई जर्नी आपकी रही है और आपको बहुत ही बढ़िया मजा आ गया उसमें हिचहाइक करते हुए? एक बार मैंने ट्रेन में हिचहाइकिंग की थी। ट्रेन में भी हिचहाइकिंग होती हिचहाइकिंग है? ये कैसे होती है? सो बेसिकली मैं था तंजानिया अफ्रीका में, और अफ्रीका में क्या हुआ कि ट्रेन पे सीट नहीं मिल रही थी। मैंने ड्राइवर को बोला कि भाई मुझे सीट नहीं मिल रही, लेके चलेगा क्या? 4 दिनों की राइड थी। तो बोला आ जाओ बैठ जाओ। तो मैं ड्राइवर के साथ बैठ गया। उसके बाद वो ड्राइवर मुझे बता रहा है कि ट्रेन कैसे चलाते हैं। अच्छा। ट्रेन चलाने सिखा रहा है मुझे, देखो ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। और हम लोग एक्चुअली जंगलों के रास्ते से पार हो रहे थे सवाना के थ्रू। तो मुझे हाथी दिख गई, तो उस बंदे ने ट्रेन रोक दिया, जा वीडियो जाकर बना बाहर। अरे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि जाओ आराम से, जब मन करे ट्रेन रुकवा लो। ऐसा लग रहा था कि मेरा पर्सनल गाड़ी है ये। अच्छा। और बहुत ही बड़ी कैरेज थी और बहुत सारे लोग भी थे उसके अंदर, क्योंकि एक ट्रेन चलती थी हफ्ते में एक बार। तो सारे लोग उधर से इधर आते थे, पूरा वेस्ट तंजानिया से ईस्ट तंजानिया आता था ट्रेन। अच्छा। हाँ, तकरीबन 3,000 की 2,000 किलोमीटर जर्नी होगी, 4 दिनों की जर्नी। तगड़ी दोस्ती हो गई आप। तगड़ी दोस्ती होगी उस बंदे के साथ, और एकदम मुझे क्या वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला उस बंदे के साथ। भाई यार ये तो पहली बार सुना है कोई ट्रेन ही रोक रहा है। भाई सही में हाथी के साथ वीडियो हाँ। बना के। वरना ट्रेन में घुसने भी नहीं देते टिकट के बिना भाई, के बिना टी घूमता रहे वहाँ। हाँ। भाई एक बात बताओ, आपने इतनी कंट्रीज घूम लिया और आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग जिनके पास पैसा कमा लिया इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि भाई आप अगर शिफ्ट होना चाहोगे 167 जितनी आपने कंट्रीज़ घूमी है उनमें से, तो आप कौन सी कंट्री में हमेशा के लिए रह सकते हो? इतनी सुंदर लगी या इतनी बढ़िया लगी? पता नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो मुझे। तो अभी सारे कंट्रीज़ खत्म करने के बाद मैं इंडिया रहना प्रेफर करूँगा। अच्छा। सारे कंट्रीज जब मैं फेब में चले जाऊँगा तो मैं इंडिया रहना प्रेफर करूँगा।
लेकिन शायद मेरे पास वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शायद किसी के पास अगर बच्चे हो वगैरह तो वो आई थिंक डिफरेंट, वो ऐसी कंट्री में रहना चाहेगा जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो, पॉल्यूशन नहीं हो, तो उसके लिए जनरली वो लोग इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री प्रेफर करते हैं। बट मेरे लिए अभी मुझे समझ नहीं आता फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। बट जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी होती है ना, नेचर वाइज बहुत सुंदर हो, या लोग इतने हैं कि भाई यहाँ पे ट्रैवल का माहौल है। नेचर वाइज सुंदर हमारा इंडिया कम है क्या? इंडिया से सुंदर नेचर वाइज कहाँ पे है? क्या नहीं है इंडिया के अंदर? डेजर्ट नहीं है, माउंटेन्स नहीं है, सी नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास? सही बात है। तो आप इंडिया ही रहना प्रेफर करोगे? फिर फिलहाल तो यही प्रेफर करूँगा। सेकंड बेस्ट आपकी? सेकंड बेस्ट रशिया भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया से आई थिंक 7 टाइम बिगड़ है और बहुत कुछ है देखने के लिए। लेकिन उसके अलावा ईरान मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोकल लोगों से मिलजुल के। तो पता नहीं, लेकिन मैं जितने भी कंट्रीज़ में गया हूँ ना, जो टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से गया हूँ कि मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ, अब वहाँ पे रहने के बाद आपको समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं ये, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा जो टूरिस्ट। पर आप रहते भी तो 1-1, 2-2 महीना हो वहाँ पे। 2 महीना में फिर भी आपको, आप एक जगह नहीं रहते हो ना, आप मूव करते रहते हो। आप एक जगह रहोगे फिर देना प्रॉब्लम होगी ना वहाँ पे, आपको समझ में नहीं आएगा एक दो लाइक ट्रैवल करते करते कि क्या प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। भाई जैसे आप रशिया की बात कर ही रहे हो, बहुत लार्ज कंट्री है, ऐसे ही आप यूएस भी बहुत बार गए हो, वो भी लैंड एरिया बहुत बड़ा है और दोनों आपस में राइवल्स भी हैं। तो आपको कौन सी कंट्री बेटर लगती है और क्यों? ओह, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि यूएस भी बहुत बड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने यूएस में भी ट्रैवल किया अच्छा खासा, तो काफ़ी सुंदर कंट्री है वो, इंटरेस्टिंग भी है। बट लोग वाइज मुझे रशिया ज़्यादा अच्छे लगे, लोग ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे। और सेफ्टी वाइज भाई? सेफ्टी वाइज तो रशिया इज़ मच बेटर देन यूएस। रशिया बहुत सेफ है यूएस के मुकाबले। तो रशिया में वो सब नहीं होता कि जैसे आपका सामान यूएस में चोरी हो गया? रशिया में उतना नहीं होता चोरी, ना ही वहाँ पे इतने मर्डर्स होते हैं। यूएस इज वन ऑफ द हाईएस्ट होमोसाइड रेट इन द वर्ल्ड। रशिया में वो ड्रग एडिक्ट्स और वो सब भी वो नहीं सब कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उतना ज़्यादा नहीं होता है कंपेयर टू यूएस जितना यूएस में होता है। भाई कौन सी कंट्री, किसी कंट्री में आपने रेसिज्म वगैरह फील करा कि यार आपको देखकर बोला कि इंडियन? रेसिज्म तो नहीं, मतलब स्टेरियोटाइप होते हैं कि इंडियंस के पास हो सकता है पैसा नहीं हो। सिर्फ फॉर एग्जांपल जर्मनी की एक ट्रेन थी, तो मेरे को फर्स्ट क्लास पास मिल रखा था, तो मैं फर्स्ट क्लास पास की तरफ जा रहा था, अपने फर्स्ट क्लास कैबिन की तरफ जा रहा था। तो वो कंडक्टर बोलती है मेरे को कि नहीं इधर इधर जाओ। मैंने कहा मेरा फर्स्ट क्लास कैबिन उधर है, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो काइंड ऑफ रेसिज्म स्टेरियोटाइप हो गया कि फर्स्ट क्लास पास इसके पास कैसे आ गया। पर रशिया वाले भी जैसे अब सुनने में आ रहा है कि इंडियंस को भाई डिपोर्ट भी कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं इंडियंस, तो आपको इसको लेके क्या टेक है? आप पता नहीं, आजकल रशिया में ज़्यादा डिपोर्टेशन होने लगे हैं। मेरी पहली कंट्री रशिया थी, मैं कभी कहीं नहीं गया हूँ, मुझे फिर भी इन्होंने एंट्री दे दी थी। लेकिन आई थिंक मेन रीज़न है कि वॉर वाला सीन अभी जो है रशिया के अंदर, जो वॉर चल रही है नहीं चल रही, आई थिंक वो रीजन हो सकता है कि वो डिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वैसे इंडियन से प्यार करते हैं रशियंस? बढ़िया। हाँ, प्यार करते हैं, लेकिन एक बार ये है कि एक बार जहाँ पे हम लोग ज़्यादा पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पता नहीं प्यार हमारा घट जाता है हमारे प्रति। पता नहीं, हर जगह से देखा है मैंने। ये थाईलैंड वगैरह में भी जो 8 साल पहले जो इज्जत थी, अब नहीं रही वो इज्जत। भाई ऐसी कोई कंट्री या सिटी जहाँ पर आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा हुआ यार यहाँ पे तो इंडियंस होंगे नहीं, और आप वहाँ पहुँचे और आपको वहाँ भी मिल गए, ऐसी कोई कंट्री है? बहुत सारी जगह थी। अफ्रीका में पता नहीं आपको हर जगह इंडियंस मिलेंगे, एंड इंडियंस इज द रिचेस्ट कम्युनिटी देयर। अफ्रीका के सारे कंट्री में इंडियंस हैं और सबसे ज़्यादा रिच इंडियंस ही हैं। अच्छा, कौन से पार्ट में आपको दिखे इंडियंस? पूरा जो ईस्ट अफ्रीका है गुजराती चलाते हैं। अच्छा, हाँ, क्या क्या बिजनेसेस कर रहे हैं? सारे बिजनेस उन्हीं के हैं मोर और लेस। अफ्रीका की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी इंडियन है। अरे गुजरातियों को मानना पड़ेगा। हाँ, इंडिया में तो कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी तगड़ा बिजनेस कर रहे हैं। अरे एक आइलैंड है जंजीबार, वहाँ पर उनकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, इंग्लिश और स्वाहिली बोलते हैं। थर्ड बिगेस्ट लैंग्वेज इज गुजराती, नॉट हिंदी, गुजराती। हर जगह गुजराती में आपको लिखा दिखेगा। तो ऐसी है लाइक गुजराती पॉपुलेशन इंडिया के बाहर, स्पेशली इन अफ्रीका मुझे देखा। हाँ, बहुत ज़्यादा रिच कम्युनिटी है वो लोग। भाई आपकी ना एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, आप एक जगह पे थे, वन ऑफ द कोल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, जो -60 डिग्रीज था। Right. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था वो बताओ। बेसिकली क्या था कि मैं 17 साल या 18 साल का हूँगा मैं। तो मैंने एक्चुअली एक प्लान बनाया था कि मैं इंडिया से हिचाइक करूँगा साउथ अफ्रीका तक। अच्छा। तो मैं इंडिया से निकला, बांग्लादेश गया, फिर मैं वहाँ से मैं म्यांमार गया, फिर म्यांमार से थाईलैंड, लाओस, चाइना, तो आप बॉर्डर्स भी हिचहाइक करके? हाँ, बाय लैंड करके क्रॉस करता। किसके साथ? ट्रक वालों के साथ, किसी कार वालों के साथ, पैदल कर लिया। तो वो आपके पासपोर्ट देखते थे तो शौक नहीं होते थे कि ये ट्रक वालों के साथ आप क्या कर रहे हो? जनरली उनको कोई मतलब नहीं होता कि ठीक है जाओ, और हिचहाइकिंग समझ में आ जाती है लोगों को, मोर और लेस। मतलब एशियन कंट्रीज में भी समझ जाते हैं लोग। हाँ, जैसे आप बांग्लादेश जा रहे हो तो वो हो सकता है ना समझते हो उस कॉन्सेप्ट। बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। मैंने क्या है, लिफ्ट नहीं देगा कोई? मैंने कहा देगा, रुको तो। तो एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे पूरा बांग्लादेश लिफ्ट दिया था। अच्छा। ट्रक बंदे के साथ गया था, रात भर गाने चला के, इंडियन गाने चला रहे थे। भाई तो पर जैसे बॉर्डर्स आप क्रॉस करते हो, चेकिंग नहीं होती ज्यादा?
चेकिंग्स होती है। अब मेरे पास सारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था ना, मैं ऐसे ही तो इंडिया से थोड़ी निकल गया था, मैं एकदम सब कुछ मैंने रिसर्च किया था कि नहीं इस देश का चाहिए वीज़ा, इस देश का नहीं चाहिए वीज़ा, इस देश का वीज़ा यहाँ से मिलेगा, ये सब कुछ लेके मैं निकला था इंडिया से। अच्छा, तो किसी बॉर्डर पे आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया गया हो, कौन सा है वो? परेशान किया गया हो बॉर्डर, आई डोंट थिंक सो उस ट्रिप पे कभी हुआ था कभी कुछ ऐसा, लेकिन एक बार सर्बिया पहुंचा था तो हुआ था मेरे साथ कि बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। क्या हुआ था? कि क्यों यहाँ पर आ गए हो, तुम सच में ट्रैवलर हो या नहीं, क्योंकि इंडियंस जाते हैं ना सर्बिया, वहाँ से फिर यूरोप भाग जाते हैं। उसमें मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग वीज़ा नहीं था, नहीं मेरे पास US UK कोई वीज़ा था ही नहीं मेरे पास, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल वगैरह किए थे और सब कुछ एक एक चीज़ खोल के चेक किया था। तो ऐसा परेशान किया था उन्होंने मुझे। भाई वो आप बता रहे थे कोल्डेस्ट एरिया। यस, कोल्डेस्ट। तो मैं पहुंचा वहाँ से किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान से मुझे लगा कि मुझे जाना है अब द कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैंने एक वो देख लिया था, डॉक्यूमेंट्री देख ली थी वहाँ की। एक डॉक्यूमेंट्री थी ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़ चैनल ने बनाई थी, तो मुझे कहा वहाँ मुझे जाना है। और वहाँ से क्योंकि मैं सारी लैंड जर्नी कर रहा था, मैंने फ़्लाइट नहीं लेने का कसम खा रखा था कि फ़्लाइट लूँगा ही नहीं मैं। तो वहाँ से तकरीबन 10,000 किलोमीटर था। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो हिचाई करके निकल गया मैं एकदम। वहाँ से पूरा कजाकिस्तान क्रॉस किया, वहाँ से पूरा रशिया का एकदम मोस्ट ईस्टर्न पार्ट पहुँचा हिचाई करते करते करते, और एक सबसे बड़ी सिटी पहुँचा याकुत्स्क, जो कि दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट सिटी है, कोल्डेस्ट बिग सिटी। -64 गया मैं टेम्परेचर वहाँ पे, ओ भाई, -64। भाई कितनी लेस पहनी हुई थी आपने कपड़ों की? 7 या 8। ओ भाई साहब। उसके बाद वहाँ से और था 2000 किलोमीटर दूर, नथिंग, इसके बीच में कुछ था ही नहीं। अगर आप फ्रीज हुए तो गए आप। और वो जो रोड था, उस रोड का नाम था रोड ऑफ बोन्स, एक्चुअली बिकॉज वो रोड ऑफ जो ह्यूमन बोन होता है ना, उससे बना हुआ था वो बोन्स। सो उसकी छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि हुआ क्या था कि गुलक्स के टाइम जो गुलक्स प्रिजनर्स थे उनसे रोड बनवाया जा रहा था, और वो जब मर गए, क्योंकि इतनी कोल्ड वेदर में तो मर ही जाएंगे, जब मरे तो उसका जो बोन था एज अ स्टोन यूज़ कर लिया उन्होंने कि चलो हटा नहीं, बोन नहीं है तो स्टोन ही डाल देते हैं, सॉरी स्टोन नहीं तो बोन ही डाल देते हैं। और तो एवरी 1 मीटर जितनी आप कदम लोगे उतने लोग वहाँ मरे हुए हैं, उसके अंदर दफनाए हुए हैं। बेसिकली आप शमशान के ऊपर पूरा चले जा रहे हो, एक रोड बनी हुई है एकदम क्रेजी भाई, 2000 किलोमीटर लंबी रोड। और कितना क्रेजी है वहाँ पर रहना, क्या क्या अलग चीज़ें हैं इतने टेम्परेचर पे सब कुछ अलग है वहाँ पे, तो समझ ही नहीं आता कैसे लोग रहते हैं वहाँ, क्यों ही लोग रहते हैं। अब बाहर नहीं सकते 10 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट के बाद आपको फील होगा कि क्या क्या हो रहा है, सब कुछ एकदम। और जो घर है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो गर्म रहते ही हैं या इतने अच्छे से बने हुए हैं कि अंदर ठंड नहीं लगेगी आपको? ह्यूमन आई थिंक हर जगह रहने का जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। उनका मेन खाना मीट है, उनके पास जो घोड़े होते हैं वो होते हैं, उसको काट के खाते जाते हैं। उनका मेन फिशिंग है और खाते हैं घोड़े बहुत ज़्यादा वो लोग। घोड़ा इज़ द बिगेस्ट फूड खाना देर। और तुमने यहाँ पे कौन से चैलेंजेस फेस करे सिंस वो एकदम यार इतना ठंडा रहता है? बात ये है कि वहाँ जाने के लिए लोग थे ही नहीं। एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 500 लोग रहते हैं, और वो दुनिया का सबसे ठंडा जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। -72 डिग्री सेल्सियस गया है वहाँ पे, -72 डिग्री सेल्सियस। हमारा फ्रीजर -30 रहता है, -20 हाँ सही में। तो -40 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पे मैं पहुँचने के लिए कुछ मिल नहीं रही थी, तो वो रोड पे मुझे लिफ्ट मांगना पड़ रहा था। सब लोग मुझे बोल रहे थे तू मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, सब रशियन मुझे वार्न कर रहे थे कि यू विल डाई। मैंने कहा नहीं, पहुँच जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो रोड पे मैं 3-4 दिन तक लगातार लिफ्ट मांगता रह गया। और एक बार ऐसा हुआ था कि 3 दिनों तक कोई लिफ्ट मिली ही नहीं मुझे। मैं 3 दिनों तक लगातार रोड पे खड़ा हूँ मैं और लिफ्ट मांग रहा हूँ। 3 दिन तक आप रोड पे हो? हाँ, रोड पे हूँ। और पास में एक कैफ़े थी, थैंकफुली उस कैफ़े में जाके मैं रुकता था जब ठंडी लगती तो मुझे। तो अरे बाप रे यार, भाई इतना टॉर्चर क्यों करा आपने अपने आप को? भाई ये तो सुन के मेरे को लग रहा है भाई यार, नहीं मतलब शायद अब बड़ी बहुत थ्रिलिंग होगा तुम्हारे लिए। उस समय मेरे थ्रिलिंग था, लेकिन ये करना है, ये मुझे यहाँ पहुँचना है। आई वॉज द 4th इंडियन टू रीच देयर। उससे पहले कोई इंडियन गए, 4 इंडियन ही गए थे। हाँ अच्छा। वो भी एक्सपीडिशन चलती है वहाँ जाने के लिए, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो ट्रिप। वो रशियन लेके जाते हैं बड़े बड़े कार में स्टफ। हिच हाइक करके आप पहले ही हो गए? हाँ, पहले ही मैं पहुँचा। भाई आपने इंडियन ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी टाइम बिताया और बाहर के ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी टाइम बिताया है, कुछ आपको डिफरेंस लगा पर्सनैलिटी में? या ये लोग क्योंकि इतने लंबे टाइम तक रोड पे ही रहते हैं, इनका माइंडसेट भी थोड़ा अलग, थोड़े लोनली होते हैं, कैसे क्या या सेम ही होते हैं, कैसा रहता है? मुझे एक बात लगा कि अगर यूट्यूब वगैरह चला रही नहीं तो कम से कम कंडक्टर तो बन ही जाऊंगा मैं। बैक वैक तो करवा ही दूंगा। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। लेकिन हाँ, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह की जो लाइफ होती है ना, डिफरेंट है इंडिया के बाहर। एक बार तो रशिया के अंदर आप जो ट्रक्स देखोगे ना, बहुत लग्जरियस होते हैं। यूएस के अंदर जो ट्रक्स बहुत लग्जरियस होते हैं, लेकिन आरबी हो जाता है। उसके अंदर फ्रिज है, खाना बनाने का है, 2 बड़े बड़े बंक बेड है सोने के लिए। तो रशिया के अंदर अलग ही ट्रक्स होते हैं, एकदम बड़े बड़े कंफर्टेबल ट्रक्स होते हैं। तो वो आपको शेयर करने देते थे बेड अपना? हाँ, बोले आ जाओ सो जाओ, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आके ऊपर जाकर सो जाओ,
ऐसे लोग बोलते हैं रशिया के अंदर। अच्छा। और इंडिया में कैसे बोलते थे? इंडिया में भी अच्छे हैं एकदम, वो चाय बनाएंगे आपको, खिलाएंगे पिलाएंगे एकदम, वो भी बहुत हॉस्पिटेबल हैं। इंडिया में भी ट्रक ड्राइवर बहुत हॉस्पिटेबल है, पर वो लग्जरी नहीं है उनके ट्रक्स पास में। लग्जरी है ही नहीं, उनके पास कुछ नहीं, किस आपको कैसे देंगे वो? उनके पास जो है वहीं पे आपको देंगे, जो हो सकता है वही आपको ऑफर करेंगे। बट वो बहुत रिच है, लाइक अपने दिल से कि जो भी था मुझे खिलाते थे पिलाते थे। इंडिया में भी उन्होंने किया ये। पर जब आप ये कोल्डेस्ट एरिया में थे तो मैंने देखी थी उस टाइम आपकी वीडियो, पानी वानी आप उछाल रहे थे तो वो जम जा रहा था, ऐसा कुछ हाँ, भी हो रहा था? ऐसा होता है एक्चुअली। वो जो पानी है ना, वो गर्म पानी रहती है, वो ठंडी पानी नहीं रहती है। अच्छा। वो गर्म पानी को आप जब फेंकते हो हवा में तो वो बर्फ बन जाती है तुरंत, इंस्टेंटली। भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जो आपका ड्रीम था जाने का कि भाई मेरे को यहाँ जाना है, पर जाके इतना मज़ा नहीं आया कि यार सोचा तो कुछ और था? एक्चुअली क्या था कि जब मैंने जैसे बताया कि मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना था, तो जर्मनी वाज द बेस्ट ऑप्शन कि जर्मनी जाओ। जर्मनी में ना बहुत सारे एजुकेशन भी फ्री हो जाती है। एजुकेशन फ्री है, जितने भी तुम इंडिया में इंजीनियरिंग करोगे तुम जर्मनी में इंजीनियरिंग कर लोगे। तो वहाँ पे एक ड्रीम था जाने का। फिर जब आप पहुंचा तो फिर मुझे काफ़ी नॉर्मल कंट्री लगी, एडवेंचरस कुछ खास लगी नहीं मुझे। कौन तो सी सिटी गए थे आप? सबसे पहले मैं बर्लिन ही गया था। बर्लिन अच्छा नहीं है ना, हमें भी इतना मज़ा नहीं आया वहाँ। थोड़ा सा ही लगा मुझे, उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे वहाँ साउथर्न जर्मनी की अच्छी लगी। नेगेटिव वाइब लगी, जैसे हम गए थे वहाँ पे तो इतना जैसे कहीं गए हो तो लग नहीं रहा था कि बर्लिन में कि आप घूम रहे आए हो, मतलब दबी दबी वाइब, नेगेटिव वाइब थी। आपको भी यही फील हुआ? थोड़ी सी मुझे ऐसा फील हुआ था कि लाइक बर्लिन के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। साउथर्न जर्मनी अच्छा लगा कंपेयर टू लाइक जो म्यूनिक वगैरह, काफ़ी मुझे बेटर लगा। म्यूनिक वगैरह ज़्यादा बढ़िया है। हाँ। लोग कौन सी कंट्री के आपको बेस्ट लगते हैं? अफगानिस्तान सबसे बेस्ट लोग हैं वो। कितने मेहमान नवाज लोग हैं। कुछ भी आप बोल दो, आप एक बार बस बोल दो कि आप इंडिया से हो, कोई आपसे पैसे 1 रुपये नहीं लेगा और ज़बरदस्ती आपको लाइक देंगे ही। लाइक नहीं आप दे ही नहीं सकते मुझे पैसे आप। भाई ये हमने बहुत सुना है यार कि ऐसा होता और जितना वो उनका प्यार इंडियन के प्रति उतना नफरत पाकिस्तानी के प्रति है। बहुत ज़्यादा नफरत है उनका। है। उनसे डबल पैसे ले लेते हैं। हाँ, एक बार एग्जांपल था, मैं अफगानिस्तान में था। बेसिकली क्या, इतने इंडियंस वहाँ जाते नहीं हैं, सिंस पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तानी जाते रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो एक टैक्सी ड्राइवर था, टुक टुक ड्राइवर, और वो मुझे लेके गया और फिर मेरे से वो 500 रुपये मांगने लग गया। तो मैंने कहा यार 2 मिनट तुम लेके आया है, 100 रुपये भी नहीं होंगे, तो 500 कैसे मांग रहा है? तो बोलता है तुझे 500 देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। फिर मैंने बातों में बोल दिया तो इतना तो इंडिया में भी नहीं लगता। तो बोला अच्छा भाईजान आप इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ। फिर वो बंदा मेरे से पैसा लिया ही नहीं। उसने मुझे 10 बार सॉरी बोला। उसने बोला कि मुझे लगा कि आप पाकिस्तान से हो। भाई आप अफगानिस्तान में फंस भी गए थे जब आपको इंडियन एम्बेसी कॉल करना पड़ा था, वो क्या हुआ था? हुआ क्या था कि 2020 में मैं पहली बार अफगानिस्तान गया था, जब उस समय यूएस और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी। यूएस और जो तालिबान आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो मैं चला गया और जाने के बाद मुझे जो लोकल मिलिट्री उन्होंने पकड़ लिया था, मुझे और मेरा एक फ्रेंड था ब्रेडन, हम दोनों को उन्होंने पकड़ लिया ताकि, क्योंकि अनसेफ है ये बोल कर उन्होंने पकड़ा था। और अब पकड़ के उन्होंने अपने ऑफिस लेके गए हमें। तालिबान वाले? तालिबान तो उस समय जो ऑफिशियल अफगानिस्तान, उस समय अफगानिस्तान के जो लोग थे, उस समय जो अफगान गवर्नमेंट की जो पार्ट हुआ करता था, जो जिसको यूएस सपोर्ट करती थी, इंडिया सपोर्ट करती थी। तो वही मुझे ऑफिस लेके गई और फिर उन्होंने कॉल कर दिया हमारे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी को और यूएस एम्बेसी को। इंडियन एम्बेसी का तो पहले 4 घंटे के बाद कॉल रिसीव हुआ, कॉल उन्होंने बैक किया मुझे। और कॉल करते ही सबसे पहले बोलते हैं तो क्यों आया यहाँ पर? पापा को पता है कि तुम यहाँ पर हो? पापा को पता है? हाँ, पापा को पता है। पापा को बताओ, पापा का फ़ोन नंबर दो, पापा से बात करनी है। यार ये क्या, कहीं स्कूल में थोड़ी है। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा तुम्हें पता है यहाँ चला, तुम क्या कैसे पहुँच गए हो? और जस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ यूएस ने कैसे बात किया। उसने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, ब्रेडन को, और बोला कि आई नो यू आर वेरी वेरी एडवेंचरस बट यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इज नॉट गुड राइट नाउ, प्लीज गेट आउट सून एज पॉसिबल, वी विल गिव यू मनी, विल गिव फ्लाइट टिकट व्हाटएवर यू नीड। अरे बाप रे। ऐसे 2 बंदे का अलग अलग। फिर आपको उन्होंने छोड़ा कैसे? उन्होंने फिर छोड़ दिया और मैंने कहा मैं इसी के साथ चला जाऊँगा। तो फिर यूएस एम्बेसी ने ही मेरी हेल्प की और मैं ब्रेडन के साथ ही चला गया। देन उसके अगले दिन ही मैंने फ्लाइट निकल गया। तो आपके फ्रेंड ने बताया कि मेरे साथ एक इंडियन फ्रेंड भी है, इसकी भी हेल्प कर दो और साथ में हम दोनों निकल जाते हैं। तो हम दोनों ये साथ तो में बहुत निकल ही गए। सही चीज़ हो गई यार। भाई ये वैसे कितना गलत एग्जाम्पल है यार। अपनी कंट्री कह रही है कि अरे पापा को फ़ोन करो। भाई कभी आपने इंडियन एम्बेसी की किसी और कंट्री में हेल्प मांगी और आपकी हेल्प हो गई, ऐसा हुआ है? हमेशा कुछ ना कुछ आपको गलती होता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। किर्गिस्तान में थे हम, हमारे एक वरुण भाई थे, हम दोनों फंसे हुए थे। हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया था ऑफिशियल्स के साथ कि हमें पता नहीं था कुछ रूल्स। और वहाँ पे एम्बेसी पहुँचे तो पता है एम्बेसी स्टाफ क्या बोलता है कि आप इस कंट्री क्यों आए हो अगर आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती हो तो उनके हिसाब से दुनिया में 197 कंट्री तो सब सारे के मैं लैंग्वेज सीख के जाऊँ। सही बात है। वो बोलते हैं आप लैंग्वेज नहीं आती, यहाँ पे क्यों आ गए हो आप?
अरे ये बोल रहे हैं सीधा। ये कंट्री है कहाँ पर और कैसी कंट्री है भाई? किर्गिस्तान ये रशिया का एक सोवियत कंट्रीज है, सोवियत का पार्ट हुआ करता था और रशियन बोलते हैं अभी भी वहाँ पे। अच्छा, सारे सोवियत कंट्री रशियन बोलते हैं। अच्छी कंट्री है? अच्छी कंट्री है, उसे कहते हैं आई थिंक स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, क्योंकि काफ़ी माउंटेनस कंट्री है, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं। सुंदर है नेचर बहुत वाइज। सुंदर है, बहुत नेचर वाइज। ऐसी कंट्रीज जो जिनके हमें नाम भी नहीं पता होते, जैसे तो यहाँ पे भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स और ये सब मिल जाता है? मिल जाते हैं। अब मतलब ऐसा है ना, वो हर जगह पहुंच रखे इंडियन, ऐसी वो कोई जगह ही इंडियन नहीं जहाँ नहीं रेस्टोरेंट मेजरली पहुंचे। इंडियंस ही रन कर रहे होते हैं वहाँ पे सारे। मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट्स कर रहे होते हैं। और भाई जो ये तुर्कमेनिस्तान, ट्यूनीशिया ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये कैसी कंट्रीज होती हैं? तुर्कमेनिस्तान तो काफ़ी डिक्टेटरशिप कंट्री है, डिक्टेटर्स हैं वहाँ पे। एक बड़ा एक फनी सा एग्जाम्पल है वहाँ का जो डिक्टेटर था तानाशाह, वो डेंटिस्ट था, उसने डेंटिस्ट की पढ़ाई की थी। तो वो जब वापस से तुर्कमेनिस्तान में वो जब प्रेसिडेंट बना तो उसे वाइट से बहुत प्यार था, क्योंकि ऑफकोर्स डेंटिस्ट था। तो उसने क्या किया कि एक सिटी बनवाई और पूरा वाइट, द वाइटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मिला है उस सिटी को। और सब कुछ मार्बल यूज़ किया गया है, पूरा मार्बल वाइट, पूरे मार्बल वाली सिटी बनाई है उन्होंने। और कोई भी वाइट कलर की कार अलाउड नहीं है सिटी के अंदर। सॉरी, वाइट कलर की ही कार अलाउड है, किसी अदर कलर की कार अलाउड नहीं है। अच्छा, सिर्फ वाइट, एवरीथिंग इज वाइट। अब बस स्टैंड वाइट, आपका वहाँ पे ऐसा तो नहीं लोगों को कह रखा है कपड़े भी वाइट पहनो? मुझे तो डर था, मैं निकलने से पहले ना मैंने अपना कम से कम मैंने अपना टीथ क्लीन करवा लिया था कि पता नहीं जाओ इसके दांत पीले अंदर करो इसको। भाई साहब ये तो अलग ही। तो जब ऐसी कंट्रीज आप जाते हो तो भाई वो नेचर वाइज लोग कैसे होते हैं वहाँ के? अच्छे है एक्चुअली। जब आप किसी भी नॉन टूरिस्टिक कंट्री जाओगे ना, जहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाते ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो टूरिस्ट देखते ही नहीं है, तो आपसे अच्छे से बर्ताव से बात करते हैं। जहाँ पर टूरिस्ट भरे पड़ जाते हैं, ये यूज टू टूरिज्म कि ठीक है एक और टूरिस्ट है, क्या ही बात करें। भाई इतनी सारी कंट्रीज तुम घूम ले हो, तो घूमते घूमते जाहिर सी बात है दोस्ती यारी भी हो जाती है। तो कौन सी कंट्री के आपके सबसे बढ़िया क्लोज फ्रेंड्स बने हुए हैं अभी तक? अभी तक यूएस वगैरह के बने हुए हैं, 2-3 फ्रेंड्स हैं यूएस के। इंडियंस भी बहुत एक्चुअली फ्रेंड थे, क्योंकि इंडियंस बहुत ट्रैवल करते हैं, तो फिर चलो ज़्यादा इंडियंस बन जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम यूट्यूब कम्युनिटी। वो ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। और कौन सी कंट्री के दोस्त बने हुए हैं? यूएस के हैं, जर्मनी के बहुत सारे हैं, फ्रांस के हैं बहुत सारे। तो वो भाई कभी आपको बाय अपीयरेंस जज करते हैं? आपने कभी फील करा है कि यार मैं हॉस्टल में हूँ और कुछ लोग मेरे से बात ही नहीं करने आ रहे, या मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहे, रूड हो रहे हैं, ऐसा कभी फील हुआ है आपको? ऐसा कभी ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ कि मेरे अपीयरेंस की वजह से या मेरी नेशनलिटी की वजह से मुझे कुछ रेसिज्म फील करना पड़ा हो। वो आपके लाइक किस तरह हिसाब से आप बात करते हो उनसे, आप कैसे रिस्पेक्ट उसको देते हो, आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही मिलेगा आपको रिस्पेक्ट। पर ऐसा कभी फॉरेनर्स ने आपके साथ ऐसा करा है कि आपको उम्मीद ही ना हो? जैसे हमने ऐसा सुना है कि वो बहुत चिंदी टाइप होते हैं, खर्चा वर्चा करने में। चिंदी टाइप तो होते ही हैं वो फॉरेनर्स मैंने देखा है, वो खर्चे के मामले में ऐसा होते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कुछ बता सकते हो आप? मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा था। लाइक हर एक चीज़ का हिसाब लेंगे। मुझे याद है मैं एक लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा था थाईलैंड में, और खर्चा चल रहा था, तो मैंने एक जगह 5 रुपये का एक पार्किंग जगह दिया था मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए, उसने मुझे 2.5 रुपये दे दिए। अच्छा, अपने 2.5 भी रख, अपने 2.5 रख। भाई यार बताओ, 3 भी नहीं 2.5। भाई यार। पर जब ऐसे आप लड़की के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो तो कभी ऐसा हुआ है जस्ट इन केस कि आपको सेफ्टी इशू फील हुआ हो क्योंकि आप एक लड़की के साथ हो? जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो कभी कजाकिस्तान वगैरह गए और वहाँ वो लोकल लड़कियों के साथ अगर मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लड़के उन्हें देख के थोड़ा कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपके साथ होगा, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अभी अल्जीरिया होके आया हूँ, और अल्जीरिया में 2-3 मुझे लड़कियाँ मिल गई, तो मैंने उनसे बातचीत की और उनके साथ वीडियो बना लिया मैंने। अब अल्जीरिया के अंदर उसको इतना ज़्यादा उन्होंने लाइक ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, तुम अल्जीरियन से बात नहीं करते हो, तुम फॉरेनर देख के चिपक जाते हो उनके साथ, पूरा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उनके सोशल मीडिया पे, उन लड़कियों का। अरे बाप रे। तो ये सब होता है। और बहुत सारे कंट्रीज़ में होगा कि आप वहाँ के लड़कियों से बात कर लो, क्यों बात कर रही है हमारी लड़कियों से? आके कभी आपको ऐसे फिजिकली धमकी वमकी ऐसा कॉलर वगैरह नहीं? कभी किसी ने पकड़ा, बस बोल देंगे आपको। थोड़ा डरते हैं, वो भी डरते हैं कि फॉरेनर्स को कुछ करने से। भाई आपने किसी फॉरेनर को डेट करा है वैसे? फॉरेनर्स को कुछ ऐसा खास ज़्यादा नहीं, वैसे करा है लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं करा? लंबे टाइम के लिए कभी नहीं। कितने टाइम के लिए करा है? मैक्सिमम 2-3 महीने। अच्छा, ऐसा कुछ रहा था मेरा सीन। कहाँ की थी वो? एक तो रशिया की थी, एक जर्मनी की थी, तो 2-3 एक्सपीरियंस रहे हैं बस। तो किसी ने बोला नहीं भाई लॉन्ग टर्म भी चला लो? मेरा ही चल पा रहा था, आप ही को शॉर्ट टर्म। हाँ, पर भाई माइंडसेट में डिफरेंस लगता है क्योंकि हम लोग जैसे इंडिया में पले बड़े हैं। मुझे डिफरेंस लगता है लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज बैरियर तो हो ही जाता है।
हाँ। आप कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोल लो, कितनी भी अच्छी लोकल लैंग्वेज बोल लो, वो हिंदी वाला जो फील है वो नहीं आ पाता, या जो खुद की जो लोकल लैंग्वेज होती है और गुस्से में तो और नहीं सोचा समझ जाता। जाता। हाँ हाँ ये तो है। पर जैसे आप लड़कों से भी मिलते हो, उनका बचपन, हमारा बचपन, फैमिली अपब्रिंगिंग, तो कुछ डिफरेंस देखा है आपने? बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा है मैंने। क्या नोटिस करा आपने? तो मैं अपने दोस्त के घर पे था यूएस के अंदर, छोटा सा एक टाउन है मिनेसोटा में, तो वहाँ पे सब कुछ एकदम डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। जैसे कि ब्रिडन का एक जो लाइक फ्रेंड वगैरह है, फ्रेंड नहीं, उसका एक भाई जो वगैरह है वो गे है, ठीक है, तो उसका जो पार्टनर है और उसकी बहन मिलके उसके लिए बच्चे कर रहे हैं, ताकि दोनों लाइक ब्लड का फैमिली रहे। और तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। ज़्यादा ही आगे बढ़ गए, और ये छोटे टाउन में हो रहा है, स्मॉल टाउन में हो रहा है। एक मेरी फ्रेंड थी यूएस की, तो उसकी बहन ने अपने भाई को पढ़ने के लिए पैसे दिए, और उस पैसे का इंटरेस्ट ले रही है वो। अरे पैसे तो छोड़ो, आप पैसे का इंटरेस्ट तक ले रही है। अरे भाई साहब, चलो हमने यहाँ तक सुना कि यहाँ वेस्टर्न कल्चर है कि अपने घर रहने के लिए तुमको फादर को रेंट देना पड़ता है आफ्टर सर्टेन एज। हाँ, ये इंटरेस्ट में पैसा ले रही है बहन उल्टा, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ क्योंकि बच्चे को उन्होंने like अपने जो भाई को उससे पढ़ने के लिए पैसे दिए। भाई जब आप इतना ट्रैवल कर लेते हो तो मुझे लगता है फिर आप जज करना छोड़ ही देते होंगे, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें और देख ली होंगी आपने, तो है ना? जज करने का क्या ही मतलब है, पूरा एकदम अलग अलग ही दुनिया है। उनके हिसाब से हम गलत हैं, हमारे हिसाब से वो गलत है, तो क्या ही जज करना। भाई मोटा मोटा जितनी फेमस कंट्रीज के बारे में हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, वो तो हम सबने देखे ही हैं, जैसे चाइना, जापान, रशिया, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज हैं। कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड कंट्रीज जहाँ पर आप गए, उनके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कौन सी कंट्रीज में गए और वहाँ की कुछ वियर्ड चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 2-3 कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल चैड हो गई, काफ़ी सारे लोग गए नहीं हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लाइबेरिया। मैं लाइबेरिया का एग्जांपल देता हूँ। लाइबेरिया कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमैनिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा उन्होंने लाइक ह्यूमंस खाए हैं उन्होंने। अच्छा। कुछ स्टडीज बताती है कि 2 से 3% लोगों ने ह्यूमन खा रखा है वहाँ पे। अच्छा, 2 से 3% आज भी लोगों ने। खाते हैं? नहीं, आज नहीं खाते, जब वॉर के दौरान खाते थे वो लोग। अच्छा। और एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जनरल बट नेकेड। क्या सीन है उसका जी? वो नेकेड था, जिससे नाम से सुन रहा है कि नेकेड, तो वो जनरल था अपने रैंक में, और वो नेकेड भी रहता था। अच्छा। तो वो लड़ाई के लिए यूज करता था चाइल्ड सोल्जर को। अच्छा। जो 8 साल के बच्चे हो गए, 7 साल के बच्चे हो गए, 10 साल के बच्चे हो गए, तो वो इतना ज़्यादा क्रूअल था कि वो बेट लगाता था कि अपने दोस्तों के साथ कि देखो ये एक महिला जा रही है और इसके पेट में बच्चा है, ये प्रेग्नेंट है, तो बच्चे लोग जो पता करते हैं कि इसके अंदर मेल है या फीमेल, और उसको काट देता था, और काट के चेक करता था, निकालता था, मे भी 6 महीने होंगे, मे भी 7 महीने होंगे, काट के निकाल के बच्ची भी मर गई, माँ भी मर गए। अरे बाप रे। और निकाल के देखा, अच्छा जी ये चीज़ तो मेल है, चलो तुम पैसे हार गए। इतना ज़्यादा क्रूअल बंदा था वो। और उसके बाद उसकी जो सेना थी वो बच्चे वाली सेना थी, तो उसको पलाता था ब्लड, किसी गांव में जाएगा, एक बच्चे को मारेगा और उसको उसका सबको ब्लड पिलाएगा, और उस ब्लड से पिलाने के बाद बच्चे बताते थे कि तुम कभी हार नहीं सकते हो, तुम जाके लड़ाई करो। और उससे ये सब करने के बाद बहुत चीज़ें हुई, एंड देन नाउ कहते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया और गवर्नमेंट ने उसको माफ़ कर दिया, चलो ठीक है, मतलब तुम बदल गए हो। तो आज भी जिंदा है वो? आज भी जिंदा है वो, आपको गली में मिल जाएगा वो, लाइबेरिया की गलियों में। अच्छा। मनरोविया की गलियों में। और ये जो चैड कंट्री बता रहे हो आप, ये कैसी कंट्री है भाई? चैड भी इंटरेस्टिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, पूरा सहारा के बीच में बना हुआ है। और उनकी सबसे प्रॉब्लम है कि वो एक, आपने नाम सुना होगा, बोको हराम। तो वो बोको हराम से परेशान है, छोटी सी कंट्री है। एक उन्होंने एक्चुअली वॉर लड़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग वॉर लड़ा था उन्होंने, इसके कहते हैं टोयोटा वॉर। अच्छा। जो चैड की जो मिलिट्री थी उसने टोयोटा लैंड क्रूजर नहीं था, लेकिन वो हाइलक्स था। अच्छा। टोयोटा हाइलक्स के ऊपर उन्होंने बंदूक लगा के हाँ। जो गद्दाफी की जो मिलिट्री थी उसको हटा दिया था। और तब से मतलब मुझे लगता है कि टोयोटा हाइलक्स और टोयोटा का जो बिगेस्ट प्रमोटर है ना, वो टेररिस्ट है। भाई आपके साथ हम वीडियोस में देखते हैं, कुछ आपकी रील्स इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाती है। जैसे आप कहीं रशिया में थे, जब आपके साथ एक बंदा था, वो कह रहा कि असी की चक लिया बैग वाली जो रील थी आपकी, बहुत वायरल हुई। वो कहाँ की थी, क्या स्टोरी थी भाई उसकी? तो हम थे रशिया में, मैं अकेले था रशिया में, और मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचने के बाद सब लोग ट्रेन से उतर गए। मैं कुछ ब्लॉग बना रहा था कि कैसा ट्रेन है, नई एक्सपीरियंस है। एंड देन वो बंदा आया और उसने बैग को उठाया। बैग को उठाने के बाद मैंने बस उसको ये बोला कि ये बैग मेरा है, बस मैंने यही बोला कि ये बैग मेरा है भाई। तो उसको आ गया गुस्सा, कि उसको लगा कि मैं उसको चोर बोल रहा हूँ।
आपने मेरा बैग उठाया तो ही ना मैंने बोला, आप बैग देखते तो मैं कुछ नहीं बोलता, आपने मुझे बैग उठाया, आप लेके जाते नहीं गए मुझे क्या पता, मैंने आपको ये बोला कि ये बैग मेरा है, दैट्स इट, ये बैग मेरा है। वो गुस्सा हो गया कि तुम मुझे चोट फिरे फिरते हो, मुझे तो चोट लगता हूँ, फिर उसके बाद 1000 गालियाँ देने लग गया। बट वो ड्रंक भी ओवर ड्रंक था वो, और सुना है कि उसकी ओवर ड्रंकिंग से उसकी जान भी चली गई है, वो जिंदा नहीं रहा, अच्छा, उसकी डेथ हो गई है। हाँ, ये कितने टाइम पुरानी बात है भाई? ये 2023 की बात है। और ये वीडियो अब वायरल हो रही है। अब वायरल हुई है। और भाई कुछ लोग आपको कन्वर्ट होने के लिए भी कह रहे थे ट्रेन में, वो कहाँ की बात है? वो भी बहुत वायरल हुई थी। ये बात थी अल्जीरिया की। अच्छा। अल्जीरिया में एक्चुअली अल्जीरिया इज नॉट ओनली एग्जांपल, आपको बहुत सारी मुस्लिम कंट्री में देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान ले लो आप, अल्जीरिया ले लो, कजाकिस्तान ले लो, जितनी मुस्लिम कंट्रीज है ना, एक कोई नहीं कोई आपको एक बंदा तो मिल ही जाएगा जो आपको बोलेगा कि कन्वर्ट हो जाओ। ये बहुत नॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। और ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए भाई? मैं तो क्या क्या करता हूँ, पूछता हूँ मुस्लिम, हाँ मुस्लिम हूँ, ठीक है, कुछ नहीं बोलता। फिर वो कौन उससे डील करेगी यार, ये बन जाओ वो बन जाओ, 1000 दिमाग खराब करेगा मेरा कि कितना अच्छा रिलीजन मेरा नहीं है, ये हुआ है। अगर आपने जैसे पहले शुरू में आपने बोल दिया मैं हिंदू हूँ, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता था? रिस्पॉन्स था कि ये अच्छा नहीं है, तुम्हें मुस्लिम बन जाना चाहिए, इसके ये फायदे हैं, ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो वो 1000 कहानियां सुनाएंगे इस्लाम के बारे में। पर जब वो ट्रेन में आपके साथ हो रहा था उस टाइम पे तो वो मैंने आपको बोल दिया था कि मैं हिंदू हूँ। अच्छा। कभी कभी फिर आपका मजाक उड़ाने लग जाएंगे टीके का। एक बार मुझे याद है, सोमालीलैंड की बात है, वो बता रहा था कि तुम किसी चीज़ को भी पूछ लेते हो, ऐसा बोलने लग गया मुझे। तो इसलिए ना मैं दिमाग नहीं लगाता कि ठीक है क्या क्या है, कि मैं बोल दूंगा ठीक है मुस्लिम है, फिर वो मुझे परेशान ही नहीं करेगा। और वो नाम वाम पूछते हैं फिर कि क्या नाम है? नाम तो उनको क्या ही पता होता है, इंडियन नाम क्या होता है। हाँ। नाम वगैरह से उनको फर्क नहीं पड़ता है। चेंज करते हो ऐसा आप अपना नाम वैसे नहीं, किसी नहीं, को मैं बताना सुबह में तो बोल देता हूँ मैं। सुबह में। हाँ, सुबह में बोल और देता हूँ। कभी ऐसा होता है कि भाई आपको ये बोलना पड़ा हो कि जैसे आजकल इंडियंस की बहुत वो बदनामी हो रही है कि मैं इंडिया से हूँ ही नहीं, मैं किसी और कंट्री से हूँ? मैं तो हमेशा इंडियन ही बोलता हूँ कि मैं भले ही बोलता हूँ मैं इंडिया से नहीं हूँ, लेकिन इंडियन तो दिखता हूँ ना। मैं थोड़ी सी चेंज कर सकता हूँ। सही में। अच्छा भाई, हमने सुना है जो लैटिन अमेरिकन साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पे ये कलर बहुत अप्रिशिएट होता है हमारा वाला। क्योंकि वहाँ पे इंडियंस पहुँच नहीं पाए हैं ना, हाँ। तो उनको लगता है ये तो बहुत दूर से आ गया है। वहाँ पे लैटिनो ही बता देते हैं इस कलर को, हाँ, इंडियन लैटिनो चला भी जाए हो तो। जाता है। आप पेरुन के हो सकते हो, आप मैक्सिको में आप मैक्सिकन हो सकते हो। हाँ सही बात। हाँ, तो वो वहाँ चल जाता है। फिर भी मैं लाइक इंडियन दिख जाते हैं, कुछ भी कर लो आप ना। पर उन कंट्रीज में कैसा लगता है भाई, कैसा लगा आपको? वो कंट्रीज कुछ अलग है? वहाँ पे नाइट लाइफ बहुत सही है उन सब सारे कंट्रीज में, पार्टी हब मुझे लगता है सारे के सारे कंट्रीज, हर जगह पार्टी करते रहते हैं वो लोग। अच्छा। और हमने सुना भाई वहाँ पे आप गए हो तो फोन वोन चोरी होना तो आम बात है, रात को आप निकलो ही किस्मत मत मेरी अभी तक अकेले। बहुत अच्छी है कि मेरी 2 बार मैं रॉब्ड हुआ हूँ। एक बार 3 बार एक्चुअली रॉब्ड हुआ हूँ। एक बार जो रॉब्ड हुआ था वो मुझे पुलिस ने रॉब कर लिया था। अरे ये कहाँ पे हुआ? मैक्सिको में। ये नॉर्मल है, कॉमन है, कनकून के अंदर कॉमन है ये कि पुलिस ही तुम्हारे सामान हाँ, चोरी कर पुलिस क्या आपको- हुआ था भाई, आप डिटेल में बताओ जरा। सो मैं जा रहा था, रास्ते में था, पुलिस आई और बोलेगी आपकी तलाशी लेनी है कि आपके पास ड्रग्स है या नहीं है, और आपका तलाशी लेते लेते आपका वॉलेट निकाल लेगी। वॉलेट निकाल लेगी और वॉलेट खोलेगी, वॉलेट खोलने के दौरान आपका सारा पैसा निकाल लेगी वहाँ से, और पता भी नहीं चलेगा आपको, चोरी और रॉब। पता भी नहीं चलेगा? आप थोड़ी खोल के देखोगे कि आपका वॉलेट लेने किसी ने निकाला है, क्या निकाला नहीं निकाला है। आपको लगेगा ये पुलिस है। अगर आपकी यहाँ पुलिस तलाशी लेती है तो फिर आपका अगर वॉलेट आपको वापस कर रही है तो आप थोड़ी चेक करोगे कि आपके पैसे निकाले नहीं निकाले। जनरली आप सख्त तो नहीं करते हो पुलिस की कि पुलिस ऐसा कुछ काम कर सकती है। सही बात। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है मैक्सिको के अंदर, कनकुन के अंदर बहुत लोगों के साथ हुआ है ये चीज़ें। और कौन सी कंट्री में हुआ ऐसा एक्सपीरियंस आपका? क्यूबा में हुआ था मेरे साथ एक्सपीरियंस में, लेकिन क्यूबा वाली स्टोरी कुछ ज़्यादा ही क्रेजी है। जो वो हुआ था मेरे साथ, मैं रात को जा रहा था, बंदा आया, उसके पास कोई कुछ था नहीं, बट वो कब के हट्टा कट्टा बंदा था, और आगे उसने मेरा गला दबा के बोला मुझे सारे पैसे दे। मैंने उसको दिए पैसे $100 से, उसने ले लिए, लेके भाग गया। उसने मेरा फ़ोन तो लेने की कोशिश की नहीं, उसके पास पता था कि मेरे पास आईफोन है, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बट उसने फ़ोन वगैरह लिया नहीं और भाग गया वो। फिर मैंने फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड कर लिया उसको, जब भाग रहा था वो भागने लग गया, उसको रिकॉर्ड कर लिया मैंने उसको, और फिर पुलिस को मैंने कॉल किया। पुलिस आई, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है ना, वो मैं सिर्फ मूवीज़ में देखता था कि ऐसा होता है। मेरे फिंगरप्रिंट ले जा रहे हैं मेरे टी-शर्ट से, अच्छा तुम यहाँ पकड़ा था, ये लेके गया, फिर मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सब कुछ पूरा चेक करवा रहे हैं, एक्सरे सब कुछ तुम्हारा ठीक है ना। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उस बंदे को पुलिस पकड़ लिया पुलिस ने। बाप रे, ये तो बहुत फास्ट है हाँ यार भाई। पुलिस। $100 के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब वहाँ की अच्छी है पुलिस। क्योंकि उनकी देश टूरिज्म पे चलती है, और टूरिस्ट के साथ ऐसा होना उनके लिए सही नहीं है। कैसा है वैसे सुंदरता में क्यूबा? बहुत सुंदर है क्यूबा। आपकी टाइगर की एक मूवी है, टाइगर मूवी की एक गाना शूट हुआ था, मैं लापता मैं लापता। वो क्यूबा में हुआ था, हवाना में हुआ था वो। अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री। आपको ऐसा लगेगा कि आप 90s 50s 90s 60s में आ गए हो। इतनी पुरानी पुरानी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी,
क्योंकि वहाँ पे इम्बागो लगा हुआ है यूएस का, हाँ, तो उसकी वजह से नई चीज़ें कुछ आ ही नहीं रही वहाँ पे। वहाँ पे तो आप लोगों के लिए नए ही हो गए एक तरीके से, वही फॉरेनर ही, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे? नहीं, वहाँ फॉरेनर्स बहुत आते हैं, बहुत टूरिज्म उनके पास, उनका अच्छा। बहुत पैसा टूरिज्म के साथ, और बहुत सारे इंडियंस भी यूरोपियन, बहुत आते हैं। ये इंडियंस उतने नहीं आते, यूरोपियंस मोस्टली आते हैं। लड़कियां सुंदर है वहाँ की, क्यूबा की? मिक्स है वहाँ पे लड़कियाँ, सारी कंट्रीज की तरह। वहाँ पे आपको ब्लैक पॉपुलेशन मिलेगी, ब्राउन भी है, वाइट भी है। सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की का आपको कौन सी देश की लगी? सुंदर हाँ, डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है भाई? लाइक हो सकता है मेरे लिए सुंदर हो, आपके लिए नहीं हो। तो आपकी वजह से मेरे लिए हो सकता है आई थिंक यूक्रेन, कोलंबिया, यूक्रेन कोलंबिया टॉप लिस्ट। कोलंबिया में भाई स्कैम्स भी बहुत है कि ड्रग कर देते हैं आपको, ऐसा कुछ? हाँ, ये मैंने सुना है, मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, मैंने सुना है कि वहाँ एक डेविल्स ड्रग आता है। अच्छा। अभी एक बहुत सारे इंस्टाग्राम वायरल्स आ रहे थे कि एक्चुअली अमेरिकन को टारगेट ज़्यादा करते हैं, ठीक है वो, तो वो अमेरिकन को टारगेट करेंगे मोस्टली। वो आपको पता नहीं कौन सा ड्रग सुखा देंगे, आपको टिंडर बम्बल पे लड़कियां मिलेगी, आप उस पर स्वाइप करोगे, लड़की आपके घर पे आएगी, आपको वो ड्रग सुखा देंगे, और पता नहीं ड्रग सुनने के बाद पता नहीं आप क्या हो जाते हो कि आप कॉपरेट करते हो उस बंदे के साथ। मैंने ये स्टोरी सुनी है कि आप खुद ही बैग पैक कर रहे हो उस बंदे का, लाइक ओके ये सारा बैग लेके जाओ, एटीएम पिन बता रहे हो आप, हाँ। फोन दे रहे हो। वशीकरण हो गया एक हाँ, तरीके वो से। तो एकदम वशीकरण कर लिया उन्होंने। नए तरीके का मॉडर्न वशीकरण है तो। वशीकरण है। वो क्या हुआ था जो आप कोकेन वाली स्टोरी बता रहे थे? एक बार मैं क्यूबा में था, सॉरी क्यूबा में नहीं, एक बार मैं कोलंबिया में था और हॉस्टल वालों के साथ मैं पार्टी करने के लिए गया, और एक मेरे जो हॉस्टल वाला बंदा था वो कोक करता था, एक आई थिंक वो जर्मनी से था, तो वो कोक करता, उसने अपने पास कुछ कोक रखा था। तो पुलिस रास्ते में भी रोकती है, पुलिस ने देखा, सबको चेक किया पॉकेट वगैरह, उसके बंदे से कोक मिला, तो बोलता ये क्या है, पुलिस बोल रहा है, ये बोलता है नहीं ये तो ऐसे ही मेरा दवाई है, कोक नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस ने जो किया मैं हैरान था, पुलिस ने ऐसे पी लिया कोक को, नो दिस इज कोक, ऐसे बोल रहा है, नोट कर लिया दिस इज कोक, खुद ही ये नहीं बोला बढ़िया माल है भाई, सही सही जगह से आया है। कहाँ से लिया, जल्दी नंबर दे। और वो फिर उसके बाद बंदे ने $50 दिए, बोला जा नॉर्मल है वहाँ पे। ओह, लोग कोक करने के लिए बहुत जाते हैं कोलंबिया, लोग कोक करने के लिए वहाँ जाते पर आपने जैसे पार्टी भी करी होगी वहाँ पे, तो कुछ क्रेजी हुआ है पार्टी करते हुए? हैं पार्टी करते हुए, कैसा कुछ खास कर मैं सब चीज़ से दूर ही रहता हूँ, मुझे पता है, मैंने सुना है कि अगर ये सब आपने कर लिया तो आप एडिक्ट हो जाते हो, तो मैं दूर ही एकदम उससे। ऐसा भी हमने सुना है कि भाई अपनी ड्रिंक्स कभी खाली मत छोड़ो। जनरली ये सब कोलंबिया होता है कि आप खाली वगैरह मत स्पाइक कर देते हैं स्पाइक कर देते हैं। हाँ, मैं तो जो लेता हूँ वो एक शॉर्ट ही लेता हूँ, मैं शॉर्ट लेके पी लिया, बस खत्म वहीं पे, अपने आप के सामने खत्म। हाँ भाई, ये बेस्ट चीज़ है। सबसे बेस्ट है। और अगर हम उन कंट्रीज़ को, जैसे ये हो गई कोलंबिया हो गई, उधर वाली कंट्रीज़ को यूरोप से कंपेयर करें तो क्या कल्चरल डिफरेंस या लोगों में डिफरेंस देखा है? लोग वहाँ पे ज़्यादा वार्म और हैप्पी दिखते हैं मुझे, कोलंबिया, पेरू, सब कंट्रीज़ में हमेशा डांस करते रहेंगे स्ट्रीट्स पे, यहाँ हर जगह डांस चलते रहेगा उनका। आप स्ट्रीट पे जाओगे, लोग दारू पे के डांस किए जा रहे हैं एकदम। और ये अमीर लोग हैं या फिर मिडिल नहीं, क्लास या क्लास ही गरीब? है, मोर और लेस मिडिल क्लास ही है कंट्रीज। पर कैपिटा इनकम मोर और लेस सेम इंडिया के आसपास होगी। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसा वो है? सब भी मोर और लेस इंडिया की तरह ही होगी, या थोड़ा सा इंडिया से बेटर। ऐसा नहीं कि यूएस तो कुछ नहीं, मतलब चाइना के लेवल के से ऐसा कुछ नहीं। हाँ। तो हिचहाइक यहाँ पे भी करी आपने? मैंने ज़्यादा वहाँ पे टाइम बिताया, हिजाइक मैंने नहीं किया था उस वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे सब डेंजरस हो जाता है, थोड़ी लूट पाट मर्डर्स वगैरह ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और जब आप इसको यूरोप में देखते हो तो वहाँ के लोग आपको कैसे लगते हैं ओवरऑल? यूरोप के लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, फ्रेंडली हैं, बट वो हॉस्पिटेबल नहीं है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, ऐसा लगता है। है, राइट। वो अपॉइंटमेंट उनको अपनी कंट्री भी बहुत ज़्यादा महंगी लगती है, उनको अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको अपनी चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव लगती है। वो दूसरे की तो क्या सेवा क्या ही करेंगे? सेवा करेंगे, तो वो हॉस्पिटेबल नहीं है, बहुत फ्रेंडली तो है। अगर आप किसी से जाओगे, रोड से पूछ लो कि भाई ये बता कहाँ है, वो तुम आपकी हेल्प कर देगा। बट यही डिफरेंस है ईरान और यूरोप में, कि आप रोड पे जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये लोकेशन कहाँ है, ये बता देगा ये रहा। ईरान में आपसे किसी से पूछ लो, बोलेगा चलो मैं लेके चलता हूँ, ये रहा, तुम्हें इससे मिलना है क्या, ये रहा। ईरान में भाई आप अभी वॉर के टाइम फंस गए थे जब बॉम्बिंग करी थी यूएस ने, हाँ, तब तो मेरी क्या कर रहे थे आप ईरान में? मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। मैं एक्चुअली ईरान से पहले था लीबिया में मैं घूम रहा था, और लीबिया में स्टार्ट हो गया सिविल वॉर। मैं लीबिया से भागा, किसी तरह फ्लाइट करके भागा। मैंने कहा चलो ईरान थोड़ा घूम लेते, मेरा बलूचिस्तान घूमने का मन था। मैं इवनिंग को पहुँचा हूँ, शाम के 4-5 बजे मैं पहुँचा हूँ। उसी दिन मुझे हादसा मिला कि एयर इंडिया की प्लेन क्रैश हो गई थी, तो उसी दिन वाली बात थी। और मैं उसी दिन शाम को पहुँचा हूँ, और अगले दिन सुबह 4 बजे न्यूज़ आती है कि वॉर स्टार्ट हो गया। इतनी किस्मत ख़राब थी मेरी कि शाम को पहुँचा हूँ, फ्लाइट नॉर्मली लैंड की है और वॉर स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं पहला दिन मैं तेहरान में था। तेहरान में दिन तक तो सही लग रहा था, लोग को उतना उनको लगा था कि ये होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रात को जो मैंने देखा ना,
मैं एकदम डर गया, लाइक ऊपर जाके देख रहा हूँ मैं एकदम, वो मिसाइल साड़ी अपने आप में फूट रही है, क्योंकि उसके ऊपर सारे फाइटर जेट्स थे और तेहरान के मोस्टली जब सारी बम्बिंग तेहरान के ऊपर ही हो रही थी और मैं तेहरान में ही था। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है प्रत्येक लाइक 5 मिनट्स में बम 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 लाइक, एंड वो आपस में टकरा भी रहे हैं, एंटी मिसाइल एंड ड्रोन्स एंड स्टफ। तो वो सब पहली बार मैंने लाइफ में देखा था। हालांकि उतना डर नहीं लगा, मुझे लगा ये तो किस्मत की बात है, अगर किस्मत मेरी अच्छी रही तो कुछ नहीं होगा, अगर नहीं रही तो मेरे हॉस्टल पे बम गिरने वाला है। तो मैं 1-2 दिन वहाँ पे रहा, फिर मैंने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं। तो फिर मैं पास वाली सिटी में चला गया। लेकिन मुझे डर इस बात का नहीं था कि मेरे पर मिसाइल गिर जाएगा, डर मुझे इस बात का था कि मैं पकड़ा जाऊँगा एज ए स्पाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अफगानी और इंडियन को पकड़ा गया था एज ए स्पाई। और इंडियन एक बहुत अच्छे स्पाई वहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया का रिलेशन अच्छा है इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी। हमें नहीं चाहिए वीज़ा ईरान जाने के लिए, और हमें बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है इजराइल का भी। बट भाई अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, आपकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है, तब तो वहाँ इस तरीके से लोगों को छोड़ रहे थे, फिर भी वो तो उनको देंगे कर रहे थे। आपको, लेकिन 1-1.5-2 महीने आप फंस गए जेल में, वही तो सबसे ज़्यादा लाइक ट्रॉमेटाइजिंग है। जब तक कि प्रूव नहीं होता कि आप नहीं हो कुछ, तब तक तो ट्रॉमेटाइजिंग है ना वो। हाँ। तो वही मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। और वीडियोस बनाने पर, क्योंकि बहुत सारी जो वर्ड्स हैं हिंदी और फारसी में सेम है, मैं रोड पे वीडियोस बना रहा था कि क्या माहौल है नहीं माहौल है, तो लोगों ने कहा कि गिरफ्तार गिरफ्तार, कि तुम गिरफ्तार हो जाओगे। तो मैं उस बात से डर गया था कि कहीं मैं अब फंस न जाऊँ, कहीं मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए। तो फिर मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को एक्चुअली टैक्सी ना ईरान के अंदर बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को $100 दिए और मैंने कहा चलो मुझे छोड़ दे आर्मेनिया। 1000 किलोमीटर था, उसने ड्राइव किया रात भर, मुझे आर्मेनिया देकर छोड़ा। और टैक्सी ड्राइवर वॉर के टाइम भी ना जैसे पैसे लेने से मना कर रहा है, नहीं 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 नहीं, मेहमान 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 वर्ड सेम है वहाँ पे, तो मेहमान मेहमान मेहमान। मैंने कहा नहीं नहीं ले ले भाई ले ले, नहीं नहीं मेहमान मेहमान, बहुत नाटक करने के बाद उन्होंने फाइनली उससे पैसे लिए। ओह। और भाई इस दौरान तुम्हारे घर में बात हो रही थी, तो घर वाले क्या कर रहे थे? घर वाले को मैंने नहीं बताया था ये बात, क्योंकि झूठ का परेशान हो जाएंगे। तो मैंने नहीं बताया था कि मैं ईरान के अंदर हूँ, भाई वगैरह को बता दिया, मैंने घर वाले को नहीं बताया। इसके मेरा एक फ्रेंड था, उसको बता रखा था मैंने कि इन केस ये मेरा लाइव लोकेशन रहा, बट मैंने घर वाले को नहीं बताया था। मैं 2-3 जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं, जो ट्रैवलर फ्रेंड हैं उनको मैं अपना लाइव लोकेशन में शेयर कर सकता हूँ हमेशा 24/7। और इस टाइम खाना वाना कैसे मैनेज किया आपने? एक्चुअली बहुत अच्छे लोग थे, मैं बता रहा हूँ, मुझे कम से कम 20-25 इंस्टाग्राम मैसेज आए होंगे अलग अलग लोगों से कि आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ, आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ, आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ। और सब लोग मुझे घर पे बुला रहे थे कि मेरे घर पे आके रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओह। इस टाइप पे लोग। भाई हमने ऐसा सुना है कि जो ईरानियन गर्ल्स हैं वो परेशान है अपने देश में और वो निकलने के लिए शादी करती हैं बाहर की कंट्रीज़ के लोगों से। आप क्योंकि वहाँ रह चुके हो, आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि विमेन को दबाया जाता है या बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें? बेसिकली बात ये है कि ईरान के अंदर सैलरी बहुत कम है बहुत ज़्यादा सैलरी कम है। आप मेहनत करोगे कि महीने आपकी सैलरी $25, $30, $50 तक आपकी सैलरी है। $50 कितने होते हैं? 4000 रुपये महीने का। महीने का। और तो वो 4000 रुपये में कुछ भी कर लें, बाहर नहीं निकल पाएंगे। कंट्री बहुत ज़्यादा सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। लिटरली मैं पेट्रोल कितने $2 लीटर है, $2 वहाँ पेट्रोल होगा और गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती है। आपको टैक्सी, आपको 10 रुपये की टैक्सी मिलेगी, कहाँ मिलती है इंडिया में? 10 रुपये की टैक्सी आपको जाना है, 10 रुपये में आप चले जाओगे 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर। मेट्रो 2 रुपये की है, तो सस्ती इंडिया से, बहुत ज़्यादा सस्ती है इंडिया से वो। तो इसलिए सैलरी भी कम है, लेकिन अब वो बाहर नहीं जा पाते इंडिया से। तो इंडियन जब जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पासपोर्ट उनका बहुत ज़्यादा वीक है। हम कंप्लेन करते रहते हैं कि इंडियन पासपोर्ट वीक है, इंडियन पासपोर्ट वीक है। कंपेयर टू उनका पासपोर्ट देखो इतना वीक है, कहीं जा ही नहीं सकते बेचारे। सही बात, कहीं नहीं जा सकते बेचारे। करेक्ट। तो इसलिए वो ये चीज़ वो ट्राई करते हैं कि एक बार मुझे ईरान से बाहर निकलना है। और ईरानी लड़कियों को दबाया तो जाता ही है, आप कुछ भी कर लो। वहाँ पे हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था, अब फाइनली जाके 3-4 साल के बाद अब हिजाब लड़कियाँ नहीं पहन रही है। अच्छा। एक्चुअली ईरान एक इस्लामिक कंट्री कभी था नहीं, उसे ज़बरदस्ती बनाया गया। 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद ईरान इस्लामिक कंट्री बनी। उससे पहले तो वो काफ़ी ओपन कंट्री थी। हाँ, उसकी वीडियोस आती है ना भाई। अफगानिस्तान फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान इज द पार्टी प्लेस लाइक बैंकॉक। 1970s में अच्छा, काबुल सुना है कि बैंकॉक की तरह पार्टी प्लेस था ये। काबुल, तेहरान, लोग पार्टी करते थे, एकदम शॉर्ट ड्रेस पहनते थे। अब आप जबरदस्ती थोप रहे हो। पर अफगानिस्तान में भी आपने देखा है कि फीमेल्स रोड पे नहीं दिखती है आपको? अब नहीं दिखती है। जब मैं पहली बार गया था अफगानिस्तान, उस समय गवर्नमेंट रूल था, आपको लड़कियां हर जगह दिखती थी। और लड़कियां बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं कंपेयर टू लड़के वहाँ पे, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा बॉलीवुड देखती है। तो शाहरुख खान के वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही फैन है वो लोग। तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी हिंदी लड़कियां बोलते हैं। लड़कियों से मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई थी पहली ट्रिप पे। दूसरी ट्रिप लड़कियां देखी ही नहीं मुझे कहीं। लिटरली लाइक 2-3 लड़कियों से मेरी बात हुई पूरे ट्रिप पे। 1 महीने की ट्रिप थी, 2-3 लड़कियों से मेरा सिर्फ इंट्रैक्शन हुआ है। एक बार मैं याद है, मैं वहाँ पे था, बंदर आमिर लेक पे था, और लड़के ऐसे जाने कि मैं इंडिया से हूँ, तो हम लोग वो कयाकिंग कर रहे थे।
लड़के ने मुझे टोका कि कहाँ से हो, इंडिया से, इंडिया में क्या करते हो, यहाँ पे क्यों आए हो, नहीं आए हो। बहुत सारे नॉर्मल हमारी बातचीत होने लग गई कि शाहरुख खान से कितना प्यार है, हम इंडिया को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। अचानक से तालिबान वाला आया, बंदिया ने ऐसे मुझे ट्रीट किया कि मुझे जानती ही नहीं है, चेंज कभी बात ही नहीं हुई है। मैं कुछ बोला, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने बोला कि सुनाई नहीं पड़ा क्या, फिर वापस से बोलता हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसमें समझ गया कि तालिबान है, तो मुझे रिप्लाई तक नहीं देगी वो। बट आपके साथ मिसबिहेव कर रहा तालिबान के लोगों ने? नहीं, तालिबान के लोगों में कभी मिसबिहेव नहीं किया। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं तीसरी बार गया था जब अफगानिस्तान, एक मेरी अमेरिकन फ्रेंड के साथ गया था। तो एक लड़का था, प्रोबेबली 22-23 साल का होगा। तो वो मेरी फ्रेंड जो थी सेल्वी, उससे बात कर रहा था कि कैसा है अब US, जस्ट इंटरेस्टिंग, लाइक कि जैसे ही हम फॉरेनर से बात कर लेते हैं कि अच्छा कहाँ से हो आप, वही बस कर रहा था वो। तालिबान आया, बंदे को बंदूक के पीछे पूरा मारा। तो कैसे बात करे लड़के से, तो कैसे बात कर सकता है लड़के से। और मुझे को वार्न किया तालिबान ने, बोला कि इसको बोलो किसी बंदे से बात नहीं करे, सिर्फ तुमसे बात कर सकती है बस। और लेट सपोज कि हम लोग कहीं जा रहे हैं ना, उसको तालिबान हॉस्पिटल तो थे, तो तालिबान बोलते थे कि अच्छा इसको तुम्हारे दोस्तों कुछ खाना है, डायरेक्टली उससे नहीं पूछ रहे, मेरे से पूछ रहे हैं, तुम उसको बोलो, फिर मुझे वो रिप्लाई करेगी, फिर वो मैं उसको बोलूँगा। वो भी परेशान, नहीं परेशान कि डायरेक्टली पूछ ले यार, साथ में है। हाँ। मुझे गूगल घुमा रहे हो बार बार। तो लड़कियों को लेकर थोड़ा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तो भाई इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि इस एपिसोड की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन शुभम भाई के साथ हमारी कन्वर्सेशन बंद नहीं हुई है। आपको और भी कंट्रीज़ के बारे में जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। और मैं आपको दावा देता हूँ, जितना मज़ा आपको इस वाले एपिसोड में आया ना, उसका डबल मज़ा आपको अगले एपिसोड में आने वाला है। तो हमने जितनी भी और भी कंट्रीज़ की बात करी है, 165 कंट्रीज़ में भाई घूम के आ रखे हैं। तो भाई वो जो नेक्स्ट एपिसोड है वो मिस मत कर देना, शुभम भाई के साथ जो आने वाला है। और बाकी अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और शुभम भाई का चैनल है वो भी यहीं पर आ रहा है भाई का। भाई जितने ट्रैवल व्लॉग्स करता है जाके चेकआउट करो और भाई को भी प्यार दो। और बस हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। एंड ऑल्सो हमारी जो वेबसाइट है जिसके बारे में शुभम ने आपसे बात की थी एपिसोड के स्टार्टिंग में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है। तो आप जाके वो भी चेकआउट कीजिए और हमारे कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हम मिलेंगे नए एपिसोड में। बाय। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम। जाइए कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।